दोस्तों नमस्कार। मैं नाज सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 35 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के 36वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। और भारत ने आज़ादी के दुख और सुख का जश्न और नरसंहार का नज़ारा एक साथ देखा। कई बारातों के पीछे पीछे कई जनाजे लगातार चल रहे थे। न विवाह मंडप आता था न शमशान। चारों तरफ जश्न था, चारों तरफ मातम था। श्री रेडक्लिफ ने कहाँ से धरती को काटा था किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जश्न और मातम मनाने वालों को सरहद साफ दिखाई दे रही थी। जहाँ हिंदू और सिखों की लाशें पड़ी थीं वह पाकिस्तान था, जहाँ मुसलमानों की लाशें पड़ी थी वह इंडिया था। लाशों ने खुद ही सरहदों को तय कर दिया था, लेकिन अभी जो तय नहीं हुआ था वह था अंग्रेजी साम्राज्यवाद की 565 अवैध रियासतों का भविष्य। वायसराय का सलाहकार कोरफील्ड लंदन में बैठा अपने सामंतों को समझा रहा था कि भारत की सारी रियासतों की संधि ब्रिटिश क्राउन से है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अधीन उन्हें इंडिया या पाकिस्तान के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ब्रिटिश क्राउन इस दायित्व का विसर्जन नहीं कर सकता। उससे सहमत होते हुए ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल चीखा था, यह राजे महाराजे नवाब और निजाम हमारे मित्र और ताबेदार रहे हैं। इनकी संधियां हमारे साथ हैं। इन्हें आज़ाद करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन नेहरू, पटेल और जिन्ना ने इस सोच का विरोध किया। वे इन नासुरों को पालने के लिए तैयार नहीं थे। ब्रिटिश सत्ता को इससे सहमत होना पड़ा, लेकिन बंटवारा तो शुरू हो गया था। अंग्रेज अफसर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। आर्मी के अफसरों का बंटवारा भी होने लगा था। अदला बदली का सिलसिला जारी था। दिल्ली छावनी से हिंदू सिख अपने मुसलमान साथियों को विदा दे रहे थे। आर्मी मेस में इतनी जगह भी नहीं जितनी छावनी के खुले मैदान में बड़ा खाना हो रहा था। और उधर रावलपिंडी छावनी में कर्नल इदरीक आंखों में आंसू भरे बिछुड़ने वाले अपने हिंदू और सिख सिपाहियों से कह रहे थे, मेरे अफसर और जवान दोस्तों, दूसरी आलमी जंग में हमने साथ साथ खून बहाया है। हर मोर्चे पर हमने साथ साथ फतह हासिल की है। हम में से जो शहीद हुए उन्हें हमने एक साथ सलाम किया है। आप कहीं भी जाएं, पर हमारा यह खून और शहादत का रिश्ता टूट नहीं सकता। हम भाई भाई ही रहेंगे और हमेशा आप हम सबको याद करेंगे। सब गले मिले थे और आंसू पोंछते हुए अलविदा कह के चल पड़े थे। लेकिन सबसे ज्यादा उआपो और असमंजस तो भारत की छावनियों से जाने वाले मुसलमान फौजियों में था। उन्हें किसी भी देश की फौज में रहने और चुनने की आज़ादी दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान में हालात दूसरे थे। वह देश इस्लाम और मुसलमान कौम के नाम पर बना था। वहाँ औरों के रुक सकने का सवाल ही नहीं था। हिंदुस्तान में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। उसे सेकुलर घोषित किया गया था, पर असमंजस तो अपनी जगह था। पूरी भारतीय फौज धर्म से निरपेक्ष थी। सारे सिपाही सिर्फ हिंदुस्तानी थे। वे हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई, पारसी नहीं थे। पर उन्हें अब फैसला लेना था कि वे कौन हैं, किस मजहब के हैं और उन्हें कहाँ रहना है। इसी असमंजस और अनिश्चय ने हर एक छावनी के सिपाही के दिलो दिमाग को जकड़ रखा है। फैसला लेना आसान तो नहीं था। यादें जितनी शिद्दत से सिपाही के दिल में रहती हैं, दुनिया में कहीं नहीं रहती। वह जान, आन बान और यादों के लिए लड़ता है। शांति की कामना का वह पहला और आखिरी मुरीद होता है। उसका एक पैर मोर्चे की तरफ बढ़ रहा होता है तो दूसरा पैर घर की यादों की तरफ लौट रहा होता है। और ऐसा ही कुछ कर्नल इनायत हबीबुल्ला के मन पर गुजर रहा था जब उन्होंने अपने लखनऊ को देखा था। यहीं तो उनके पुरखे सन 1857 में शहीद हुए थे। शाही इमारतों पर गोलों के बारूदी निशान अभी जल रहे थे। कत्लेआम में बहे खून के छींटे अभी सूखे नहीं थे। उन्होंने अपनी यादों के साथ रहने का फैसला ले लिया था, लेकिन रामपुर रियासत के आला वजीर के दो जवान बेटों ने अलग अलग फैसला लिया था। बड़ा बेटा मेजर याकूब खान, जो वायसराय के अंगरक्षकों का नायब मुखिया था, वह बेहतर मौके और ओहदे की तलाश में पाकिस्तान चला गया था। छोटा बेटा कैप्टन यूनिस खान अपनी यादों को छोड़ नहीं पाया था। उसने हिंदुस्तान में रहना मंजूर किया था। विभाजित हो चुकी पेशावर छावनी में अपने साथियों को विदा देते कर्नल इदरीस का बयान अब भी गूंज रहा था,
मेरे साथी अफसरान और जवान दोस्तों, यह बंटवारा हमारे दिलों को नहीं बांट सकता। दूसरी आलमी जंग में हमने साथ साथ खून बहाया है, अपने शहीदों को हमने साथ साथ सलाम किया है, फतह के परचम हमने साथ साथ फहराए हैं। अब कहीं भी जाएं, हमारा खून और शहादत का रिश्ता टूट नहीं सकता, क्योंकि हम भाई भाई हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन इतिहास ने सन 1965 की भारत पाक जंग में विभाजन की त्रासदी का दर्दनाक मंजर देखा था। कश्मीर में पुंछ की पहाड़ियों पर घमासान युद्ध हुआ। पाकिस्तान के फौजी दस्तों का कमांडर था वही रामपुर का याकूब खान, और हिंदुस्तान की गोरखा रेजिमेंट की कमान संभाले था। दोनों सगे भाई एक दूसरे के आमने सामने थे। विभाजन की कीमत दोनों चुका रहे थे। सवाल जिंदगी मौत का था, सवाल अपने अपने देश का था। भारतीय मेजर यूनिस खान आक्रमण करते हुए चीखा था, भाईजान बचिए। पाकिस्तानी फौज का याकूब खान जिंदा नहीं बच पाया था। मेजर यूनिस खान अपने दुश्मन बड़े भाई को हराने के बाद उसे वहीं दफन किया था और फातिहा पढ़कर भारी दिल से बेस कैंप लौट आया था। तब उसके दिल ने विद्रोह किया था और वह जाबाज भारतीय सिपाही मेजर यूनिस खान प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेकर रामपुर लौट गया था। लेकिन जिन्ना साहब तो वापस दिल्ली लौट नहीं सकते थे। उन्होंने अपना पाकिस्तान बनाया था और वे आखिरी बार बंबई में अपने बीबी रति की कब्र पर खामोश खड़े रहे थे। लेकिन वे कब तक खड़े रहते? उन्हें बंबई से वापस दिल्ली जाना था और फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जाना था अपने देश पाकिस्तान। तय हुआ था कि पाकिस्तान बनने और उसकी आज़ादी का दिन 14 अगस्त होगा और भारत की आज़ादी का दिन 15 अगस्त। इन तारीखों को तय करने में कोई सोच या तर्क नहीं था। यह तारीखें तो माउंटबेटन की जल्दबाजी और सनक का नतीजा थी। किसी पत्रकार ने उससे पूछा था कि इंडिया को आज़ाद करने की कोई तारीख आपने तय की है? तो अपनी सनक में माउंटबेटन ने बिना सोचे समझे वही तारीख 15 अगस्त घोषित कर दी थी, जिस दिन उसकी कमांड के सामने जापानियों ने बर्मा में आत्मसमर्पण किया था। ऐसे तय हुई थी भारत की आज़ादी की तारीख। 5000 वर्षों की सभ्यता को माउंटबेटन, चर्चिल और रेडक्लिफ ने 5 महीनों में तोड़ दिया था। साजिश के तहत उन्होंने पाकिस्तान बना दिया था और अभी धरती पर नहीं, कागज के नक्शे पर बने पाकिस्तान की बागडोर संभालने के लिए जिन्ना साहब दिल्ली से कराची के लिए चल पड़े थे। अभी आवाम को यह भी पता नहीं था कि सरहद कहाँ है, लेकिन लाशों से पटी पड़ी जमीन बता रही थी कि एक देश की सरहद कहाँ खत्म होती है और दूसरे देश की सरहद कहाँ शुरू होती है। जिन्ना साहब का DC-3 विमान दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से कराची की ओर उड़ चला था। वे बेहद खामोश बैठे थे। हालांकि फातिमा जिन्ना उनके साथ थी, लेकिन वे किसी से बात नहीं कर रहे थे। वे इतने खामोश थे कि परसर वगैरह आपस में भी बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे थके और उदास थे। फातिमा जिन्ना ने उनकी तरफ देखा था तो उन्होंने गहरी सांस ली थी और इतना ही कहा था, जो होना था वो हो गया, यही होना था। कराची एयरपोर्ट पर उतरते जहाज से फातिमा ने लाखों लोगों की भीड़ देखते हुए अपने भाई से कहा, समुंदर उमड़ आया है आपके इस्तकबाल के लिए। जिन्ना साहब फिर भी खामोश रहे। नहीं मालूम वे थके थे, उदास थे या दार्शनिक की तरह वीतराग थे। 14 अगस्त को तो राजधानी कराची में वैसे भी तमाम सरकारी समारोहों का आयोजन था और फिर ईद तो थी ही, पाकिस्तान बनने का ऐतिहासिक दिन। सलाहकारों ने एक यादगार शाही सरकारी भोज की पेशकश की तो जिन्ना साहब ने दोपहर की दावत की बात मंजूर कर ली और उन्होंने 13 अगस्त की तारीख तय की। तब उनके विश्वस्त ADC ने अदब से बताया था, योर एक्सीलेंसी, 13 अगस्त को रमजान के रोजे का आखिरी दिन है, दोपहर का दावत शायद मुनासिब नहीं होगा। आखिर शाही सरकारी भोज का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, लेकिन सरहद पर कब्जा करके लेटे मुर्दों ने ईद का जश्न मनाया। उन्होंने नए कपड़े पहने और सरहद पर ही पड़े हिंदू सिख मुर्दों से गले मिले। इस हैरत अंगेज करिश्मे को देखकर दुनिया दंग थी। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह हुआ कैसे। भारत के मनोनीत गवर्नर जनरल माउंटबेटन की स्टडीज से रॉबर्ट क्लाइव की जो बड़ी तस्वीर इसी सुबह उतार कर कबाड़ खाने में पहुंचा दी गई थी, वह क्रोध से उबल पड़ी। यह कैसे हो सकता है? हमने सन 1757 में ही 2 कौमों के सिद्धांत की नींव रख दी थी। गिलक्रिस्ट ने आगे आकर कहा, फोर्ट विलियम कॉलेज में हमने मुंशी सदा सुखलाल और मौलवी मीर अम्मन को बुलाकर इनकी सम्मिलित भाषा की रीढ़ तोड़ दी थी।
मैकाले ने दखल दिया। मैंने अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य बनाकर फारसी को बेदखल किया था और पूरे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों और तहजीब याफ्ता तबकों को अनपढ़ और जाहिल बना दिया था। अपनी कब्र से निकलकर मिट्टी झाड़ता हुआ लॉर्ड कर्जन आगे आया था। जो काम आज माउंटबेटन ने किया है उसकी शुरुआत मैंने सन 1905 में ही कर दी थी। मैंने हिंदू मुसलमानों का बंटवारा करके तभी बंगाल को विभाजित कर दिया था, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया था। लेकिन बंगाल के मुसलमान अपना भविष्य नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने बंगाल के विभाजन को खारिज कर दिया। तब मैंने बंगभंग वापस लेकर ढाके के नवाब से कहा था कि वह हिंदू वर्चस्व से बचने के लिए अपनी अलग मुस्लिम पार्टी बनाए। वही पार्टी है मुस्लिम लीग, जिसने आज पाकिस्तान बनाया है। मैकाले ने फिर दखल दिया। सन 1857 की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही मैंने राजे महाराजों, नवाबों, तालुकेदारों की अय्याश औलादों के लिए उन्हीं की रियासतों में बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए थे और उन कुलीन स्कूलों में मैंने इन्हीं नेटियों के धर्मों की शिक्षा अनिवार्य बनाई थी, जिन्हें आज आप अफगानिस्तान के तालिबान कहते हो। वैसे हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई तालिबान हमने हिंदुस्तानी रियासतों में पैदा कर दिए थे। हिंदुस्तान की रियासतें कौम और धर्म के इस विभाजन को अंजाम देने वाली हमारी साम्राज्यशाही के कारगर केंद्र बिंदु बन चुके थे। हिंदू राज्यों में मुसलमान का उत्पीड़न और मुसलमान रियासतों में हिंदू के उत्पीड़न की नीति की सफलता हमने हासिल कर ली थी। सन 1857 की एकता हमें मंजूर नहीं थी, इसीलिए इतिहास को खंडित करना जरूरी था। मैकाले अपनी बात कह ही रहा था कि आकाश में स्वर्ण जड़ित उड़न खटोलों के आने की आवाज चारों तरफ भर गई। इन सोने के उड़न खटोले में लंदन के वे 24 वणिक आए थे जो आयरलैंड के अकाल के चलते मौत से मुनाफा कमाकर माला माल थे। लेकिन इन्हें डच व्यापारियों से शिकायत थी, जिन्होंने पूरब और भारत के मसालों पर एकाधिकार हासिल करके काली मिर्च की कीमत बढ़ा दी थी। तब यह 24 वणिक 24 सितंबर 1599 की दोपहर लीडन हॉल स्ट्रीट की एक खस्ता हाल इमारत में मिले थे और उन्होंने ही ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की थी। और यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि भारत का वायसराय तो शाही खानदान की सहमति से चुना जाता था, परंतु भारत के राज्यों के राज्यपालों को ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के मालिकों के वंशजों से ही चुना और नियुक्त किया जाता था। 14 और 15 अगस्त सन 1947 को भारत के उन्हीं राज्यपालों ने अपने वणिक पुरखों के स्वर्ण जड़ित उड़न खटोलों का स्वागत किया था। जब उन 24 वणिकों के उड़न खटोले भारत के आकाश में स्थिर हुए, उस समय मिलिट्री छावनियों, सरकारी इमारतों, नौसेना के केंद्रों, साम्राज्यवादी सत्ता के भवनों, क्लाइव की साजिशों का प्रतीक कलकत्ता के फोर्ट विलियम, मद्रास के फोर्ट जॉर्जेस, शिमला के वायसरीगल लॉज, रेजिडेंसी लखनऊ और अन्य हजारों जगहों से उनके उपनिवेशवादी साम्राज्य के प्रतीक झंडे, यूनियन जैक उतारे जा रहे थे। इसे देखकर उनके मन उदास हो रहे थे। वे झंडे भारत में नहीं बनते थे। अंग्रेज दर्जियों के एक खास वणिक परिवार के पास झंडे बनाने का एक अधिकार था। प्रत्येक उपनिवेश में झंडे हर तिमाही या छमाही बदले जाते थे। यह लाखों करोड़ों पाउंड का धंधा था। इसी को लेकर एक वणिक पूर्वज अपने वंशजों के लिए परेशान था कि उसके खानदानी व्यवसाय का अंत हो रहा है। उस मुर्दे को दिल का दौरा पड़ गया। उसे उन वणिकों ने संभाला और तब आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। ताजुब यह था कि इंडिया की तरफ से आरोपों का उत्तर अजटेक सभ्यता का वह सम्राट मोंतेजुमा दे रहा था। आरोप उछला, हम तुम्हें आजाद तो कर रहे हैं, लेकिन तुम इस लायक नहीं कि अपनी आजादी को संभाल सको। तुम कौन हो इंडिया को आजादी देने वाले? हर व्यक्ति आजाद पैदा होता है। इस भारत ने आज से 5000 साल पहले आत्मा और नैतिकता का आविष्कार किया था। इस सभ्यता ने प्रकृति के साथ भय के कारण सामंजस्य स्थापित किया था और भय से मुक्त होकर आस्था को जन्म दिया था। इसने ही भय को आस्था में बदला था। कभी सुना था तुमने आत्मा, नैतिकता या आस्था का नाम? यह शब्द ही तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास है केवल व्यक्ति, इनके पास है समिष्ट। और आज़ादी के वक्त इन हिंदुस्तानियों के पास है करोड़ों दलित, करोड़ों इस्लाम परस्त मुसलमान, लाखों ईसाई, पारसी और यहूदी और 6 करोड़ से ज़्यादा यहाँ के असभ्य, अनपढ़, आदिम निवासी। इन्हीं में शामिल है पूर्वोत्तर प्रदेशों के नरभक्षी। बकवास मत करो, यह गलत जानकारियां हैं। भारत ने सबको जीवन का अधिकार दिया है। तुम तो अपने देश में एक भी विदेशी को आज भी घुसने नहीं देते,
लेकिन इस भारत ने सदियों से सबको जीने का वसीला और रहने को पनाह दी है। तुमने तो अपने अपने पाकिस्तान बनाए हैं, और जब हमारी सभ्यताओं ने तुम्हारे आतताई संहारक आक्रमणों को झेला था, तब अपनी विजय को प्रसारित करने के लिए हमने उन आक्रताओं के नरमुंडों को अपना परचम बनाया था। तब तुमने विश्व की आदिम सभ्यताओं पर नरभक्षी होने का आरोप और कलंक लगाया था। वही कलंक तुम आज भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों पर लगा रहे हो। वे नरभक्षी नहीं, तुम्हारे नरमुंडों को काटकर परचम की तरह फहराने वाले आदिम योद्धा थे। मोंतेजुमा जब सदियों में फैले सवालों का जवाब दे रहा था, तो अदीब को अपनी कहानी से मिलने का वक्त मिला था। वह फिर फरार होकर दिल्ली की रोहतक रोड की ओर भागा था, जहां से रामनगर जाता हुआ विद्या का तागा गायब हुआ था, और उसका घोड़ा अपने पंख फैलाकर न जाने कहां उस कमसिन को ले उड़ा था। हुआ यह था कि जब रामनगर जाता हुआ विद्या का ताबा कसबाबपुरा के इलाके से गुजर रहा था, तब तक वहां मारकाट शुरू हो चुकी थी। कसबाबपुरा के कसाई अपने गड़ासे और छुरियां लेकर काफिरों के कत्लेआम का सबाब कमा रहे थे। इसी में विद्या का तागा फंस गया था। एक धमाका हुआ था और धुएं के साथ आग फैल गई थी। उसकी चपेट में कई राहगीर आ गए थे। चीख पुकार मार काट। तभी विद्या ने एक चमकता हुआ छुरा देखा था, जो बिजली की तरह चमक कर उसके बाबूजी की पसलियों में उतर गया था। उसके बाद उसने कुछ नहीं देखा। उसके माँ बाप और छोटा भाई मारे गए थे। घोड़ा उसे लेकर उड़ना चाहता था, लेकिन बारूदी छर्रों से वह भी घायल था। बदहवास विद्या जलते हुए तागे के नीचे फंसी हुई थी कि तब न जाने कितनी देर बाद उसे एक आवाज ने पुकारा था, बेटी मेरा हाथ पकड़ो, घबराओ मत, हिम्मत रखो, इस आग से निकलने की कोशिश करो, कोशिश तो करो। और नीम बेहोशी के आलम में विद्या ने खुद को ऐसे खानदान के बीच पाया था जो खून की नदियां पार करता हुआ पाकिस्तान जा रहा था। उसने विद्या को जिंदा बचा लिया था। कसबाबपुरा के पास उस खानदान ने खून की दूसरी नदी पार की थी, और रात होते होते वे मेवात के नूह नाम के कस्बे में पहुंच गए थे। वहीं उन्होंने किसी दूर के रिश्तेदार के घर पनाह ली थी। नूह का यह कुनबा मेवाती मुसलमान था, राजपूत मुसलमान। वैसे तो विद्या को दिमागी होश नहीं था, पर यह घर उसे कुछ कुछ अपना लगा था। यहाँ दंगे फसाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई बात नहीं थी। बात यह हो रही थी कि पिछले 2 सालों से बारिश न होने के कारण सारे जोहड़ और तालाब सूख गए हैं। मटर जौ चना पैदा ही नहीं हुआ है। पिछले बरस बैसाख में भी कुछ उम्मीद बनी थी, पर पानी की एक बूंद नहीं गिरी तो अरहर भी मुठरा गई। विद्या को यह सब सुनकर राहत मिली थी। घर के लोग वह बातें ही कर रहे थे जो फतेहगढ़ के पड़ोसी आड़तिया किया करते थे, या उसके बाबूजी के पास आने वाले मुवक्किल बताया करते थे। वहां भी तो ऐसी ही गर्मी होती थी, और इन्हीं गर्मियों में होती सी शादियां। हिंदुस्तान के किसान का धर्म कुछ भी हो, उसके मौसम एक है। बैसाख चल रहा था और मेवात में यह शादियों का मुकद्दस मौसम था। चाँद की 4 तारीख थी। यासीन ने पाकिस्तान जाने का रुख किए सैयद सिराज से पूछा था, सैयद साहब, हमने तो जिन्ना साहब से मना कर दिया था, हम नहीं जाएंगे। आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? तब सैयद सिराज ने कहा था, भाईजान, पाकिस्तान एक सपना है। हम उसी सपने को पाने के लिए वहां जा रहे हैं, और अब निकल पड़े हैं तो वापस जाना मुमकिन नहीं है। उसी वक्त बीच में आकर मुस्तरी ने यासीन को खबर दी, अब्बा, चाक पूजन की रस्म भी अभी अदा होनी है, और भात लेकर चारों मामा भी पहुंचने वाले हैं। आप कपड़े बदल लीजिए। सैयद सिराज ने अपनी बेगम की तरफ देखा, कुछ इस अंदाज से कि उसके मेवाती यासीन भाई किस तरह मुसलमान है, तो यासीन ने मसला और उलझा दिया। यह जो लड़की आप साथ ले आए हैं, यह आपके लिए मुसीबत बन सकती है। लेकिन मैं क्या करता? इस जिंदा अनाथ को तागे के नीचे आग की चिता में जलने के लिए तो नहीं छोड़ सकता था। विद्या ने यह सुना तो सोचने लगी, वही आग में जल मरती तो बेहतर होता। अपने शहर से तो उसे बहुत डर लगता था। कुछ भी सोचते ही उसे जैसे काट मार जाता था। उसकी आंखों के सामने वह शाम खड़ी हो जाती थी जब काली मेम की ईसाई बस्ती से वह बच्चों को पढ़ा के लौट रही थी। कई दिनों से वह देख रही थी, कुछ हिंदू लड़के उसका पीछा करते थे। वे लड़के जो सामने के पार्क में सुबह सुबह व्यायाम करने के नाम पर जमा होते थे। एक दिन उन्होंने उसे रोका था और पूछा था, तुम हिंदू हो? हाँ। क्यों? फिर तुम ईसाई बस्ती में रोज क्यों जाती हो? मैं वहां प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हूँ।
यह झूठ बोल रही है, यह बताती नहीं, पर यह ईसाई हो चुकी है। यह उनके गिरजाघर में प्रार्थना करने जाती है। उन लड़कों ने उसे जलती नजरों से देखा था तो उसने गुस्से से कहा था, काली मैम डॉक्टर है, वह धर्म परिवर्तन नहीं, मरीजों का इलाज करती है। कुछ भी हो, अगर तुम हिंदू हो तो कल से वहां जाना बंद कर दो। उसे क्या मालूम था कि ऐसा होगा। उसके सामने वही शाम फिर आकर खड़ी हो गई, जब उन्हीं में से दो लड़कों ने उसे पकड़ा था और आलू के गोदाम में ले जाकर उसे अपनी हिंदू हवस का शिकार बनाया था। डर और शर्म के मारे वह अपने बाबूजी को कुछ भी नहीं बता सकी थी। एक बार फिर उन्हीं ने उसे बेआबरू किया था, तब से उसे दौरे पड़ने लगे थे। वह अपने शहर से घबराने लगी थी। तो इसे ब्याहता बना लीजिए, इसे दूसरी या तीसरी बीबी का दर्जा दे दीजिए, नहीं तो सरहद पार करना मुश्किल होगा। मिलिट्री वाले भगाई हुई औरतों की तलाश सख्ती से कर रहे हैं, यासीन मेवाती ने राय दी। बेगम ने सैयद सिराज को तिरछी नजरों से देखा था तो उन्होंने डरते हुए कहा था, यह लड़की हिंदू है, मैं नहीं चाहता कि यह किसी की हवस या छुरे की शिकार हो जाए। पाकिस्तान पहुंचते ही मैं किसी जायज नौजवान से इसकी शादी कर दूंगा। तभी जल्दी जल्दी यासीन की बीबी नगमा बी ने उन्हें बुर्का और काट की एक छोटी सी रंगीन डिब्बी थमा दी थी। यह किस लिए भौजी जान, इसमें क्या है? सैयद सिराज ने पूछा था। वे जल्दी में थी। गौ नारियों के बोल घर के दरवाजे पर गूंज रहे थे। नाचती गाती हिंदुआई ने दूल्हे को दुआ देने और अपना नेग लेने आ चुकी थी। नगमा बी के सिर पर 100 काम थे। चाक पूजन तो बाकी ही था। उन्हें कुएं की जगत पर जाकर भी बैठना था, जहां से नौसा मियाँ को उन्हें उठाना, मनाना और वचन देना था कि अम्मा, तुम्हें कुएं में कूद कर खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा तुम्हारी बहू को काबू में रखूंगा। वो कभी भी तुमसे उल्टे बैन नहीं बोलेगी। इस तरह के तमाम कामों और दिमागी उलझनों के बीच नगमा बी ने सिराज को राज की बात समझा दी थी। यहाँ से इसे बुर्का उड़ा के ले जाओ। मुंह खुला रहेगा तो हिंदू मुसलमान का फर्क पैदा होगा। यहाँ से मुसलमान के तौर पर जाएगी तो तुम्हारे साथ साथ शायद बच के निकल जाए। राजी खुशी सरहद पार कर लो तो इस डिबिया में से सिंदूर लेकर इसकी मांग भर देना। उधर का सिपाही पूछे तो कह देना, हिंदू ब्याहता है, हम इसे उठा लाए हैं। सिपाही खुश हो जाएंगे, खुशी खुशी जाने देंगे। भौजी, बात तो आपने पते की बताई है, सैयद सिराज ने कहा। तब तक नगमा बी नेक और निछावर के रस में निपटाने चली गई थी। ऐसा कीजिए ना, बेगम सिराज ने गले पड़ी मुसीबत से बचने का रास्ता निकाला था। इसे यही नगमा आपा के हवाले छोड़ दीजिए। इसे अपना घर गांव तो मालूम होगा। जब हालात सुधरेंगे तो नगमा आपा इसे घर भिजवा देंगे। बेगम, यह इतना मुश्किल दौर है कि कहीं किसी का घर नहीं है, सब बेघर हो गए हैं। चल तो हम भी पड़े हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि पाकिस्तान में हमारा घर कहाँ है? और फिर न जाने विद्या का सफर कैसे तय हुआ था। उसे टुकड़े टुकड़े में कुछ बातें याद थी। सुबह जब अजान की आवाज आई तब नूह से सरहद के लिए रवाना होने वाली किराए की लारी खड़ी थी। फतेहगढ़ के बारे में सोचते ही उसे वे हिंदू लड़के याद आते थे। आलू का वह मनहूस गोदाम याद आता था। और अब तो अब्बा बाबूजी भी नहीं थे। वहां के बारे में सोचती तो दिमाग शून्य पड़ने लगता। और जब उसने सुना, चलो बेटी, तो वह अपने नए खानदान के साथ उस छकरा लाड़ी में सवार हो गई थी। अभी कुछ चलने वालों का इंतजार था। तब तक सैयद मिराज ने सामने वाली मस्जिद में जाकर हौज के पानी से मुंह हाथ धोया, नमाज पढ़ी और फिर लंबे लंबे सिजदे किए थे। सफर शुरू हुआ। काले पहाड़ की परछाई कुछ कुछ उजली होने लगी थी। सूरज निकल रहा था। रास्ते में सिवा कीकर के कोई दूसरा पेड़ नजर नहीं आता था। एकाध बोरियों के पेड़ भी मिले थे। उन पर बयों के खाली घोंसले लटक रहे थे। सफर जारी था। फिर सरहद आई थी। वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे। चाय की एक गुमटी भी थी। सिपाहियों ने थोड़ी बहुत पूछताछ और चाय पिलाने के बाद राय दी थी, जड़ा वाला होते हुए निकल जाओ, वहां गल्ला मंडी भी है, चाहो तो कुछ रसद खरीद लेना, पैसा कम हो तो पल्लेदारी करके कमा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुल्क में सब आराम ही आराम है। सिपाही ने उनकी मुश्किल हल कर दी थी। आखिर उनका छोटा सा खानदान लायलपुर पहुंच ही गया। घर मकान भी मिल गया। उनसे पहले 4-5 मुहाजिर घराने वहां पहुंचकर बस चुके थे। उनके घर में पुराने मालिकों की कुछ एक पहचाने ही बाकी थी। टूटे तंदूरों वाले कोने में कपास की छड़ियां एक कील पर टंगी, तागे में पिरोए हुए सलजम के कतलों की माला। दो पड़ोसियों ने आकर गर्मजोशी से सैयद सिराज के छोटे से खानदान का स्वागत किया था।
तब मालूम हुआ था कि उनके खानदान पुरानी दिल्ली दरियागंज से उठकर आए थे। कूचा सादुल्ला खां से। नाहर वाली हवेली में उनकी रियासत थी। वहीं तो अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाब लियाकत अली खान साहब की हवेली थी गुले राना। सर सैयद अहमद खां की हवेली तिमारा बारहमा खां के पास थी। वे जब भी अलीगढ़ से आते तो उसी में ठहरते थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। पहले पड़ोसी नदीम साहब ने कहा, हमें तो अलीगढ़ में पढ़ने का मौका मिला नहीं। मैं तो वहीं अजमेरी गेट के एंग्लो अरेबिक स्कूल में पढ़ा हूँ। यहाँ आते ही फॉरेन ऑफिस में नौकरी मिल गई। सरकार को ऐसे मुहाजिरों की बड़ी ज़रूरत है जो हिंदुस्तान जैसी फॉरेन कंट्री की मालूमात रखते हो। अपना काम तो बन गया, आप भी कोई नौकरी पकड़ लो। हमें तो कोई काम धंधा ही पकड़ना होगा। हम में इतनी लियाकत नहीं कि नौकरी मिल जाए, सैयद सिराज ने बताया। लियाकत के लिए तो अपने वजीर आला लियाकत अली खान साहब ही काफ़ी हैं। उर्दू तो पढ़ी होगी? जी हाँ, उर्दू तो आती है। तो भाईजान, आपके घर में जो सिंदूर वाली लड़की है उसके बारे में कुछ उर्दू में बताइए। दूसरे पड़ोसी इनायत अली खान ने दरगाफ्त किया। यह जुमला सुनते ही बेगम सिराज का माथा ठनका। आने वाले तकलीफदेह वक्त रह रह के कौंधने लगा। न मालूम किस वक्त बिजली टूट पड़े। मर्द का नाड़ा टूटते कितनी ही देर लगती है। कमरे तो कई हैं पर फिलहाल चारपाई तो एक ही है। कहीं नाड़ा टूट गया तो फिर जिंदगी भर चारपाई नसीब नहीं होगी। वह तो खुदा का शुक्र। काम धंधे की तलाश में सैयद सिराज को कई दिनों के लिए पड़ोस की मंडियों की जानकारी लेने जड़ावाला की बड़ी मंडी तक जाना पड़ा। उसी बीच बेगम रुकैया सिराज ने मौलवी को बुलाकर कलमा पढ़वाया और विद्या का माथा चूमकर उसको बहुत सी खूबसूरत सा नाम दिया, परी, परवीन सुल्ताना। सैयद सिराज जब लौटे तो इस खबर से बहुत खुश हुए। उन्होंने बेगम की सलवटदार कमर में प्यार से हाथ डाला और कहा, बेगम, तुमने यह सवाब का काम किया है, एक आला तरीन काम। और दूसरी बात, सैयद सिराज प्रदेश गए तो रुकैया बेगम ने दूसरा आला तरीन काम कर डाला। इसकी तैयारी वे कई हफ्तों से कर रही थी। खास तौर से उन्होंने अपनी कमर में पड़ने वाली सलवटों की कशिश को एकाएक पहचाना था। इस कशिश की पहचान उन्हें नदीम साहब की नज़रों ने दे दी थी। एक दिन तो इसी खातिर उन्होंने करधनी की जगह चांदी की लड़ बांध कर अपनी सलवटों को सजाया था। नदीम साहब की आंखें बधी रह गई थी। तब रुकैया बेगम ने हया का नकाब पहनकर बड़ी शौखी से उन्हें बताया था, कमर की यह परतें मर्द की बेपनाह मोहब्बत और जिस्मानी कुव्वत की निशानियां हैं। यह लहरें तभी पड़ती हैं जब कोई मर्द मोहब्बत की गहरी झील में उतरता है। नदीम साहब ने रुकैया को अर्थ भरी नज़रों से कसम कसा के देखा और कुछ सोचने लगे। किस सोच में पड़ गए आप? नदीम ने फिर उन्हें देखा। उनके भीतर जिस्मानी कुव्वत का लावा मचलने लगा। उन्होंने अंदाज लेने के अंदाज में रुकैया बेगम को गौर से देखा और धीरे से बुदबुदाए, लेकिन मसला तो यह है कि आदमी मन में ठान ले तो सारे मसले हल हो जाते हैं। यह मसला तो चुटकी बजाते हल हो जाएगा। परी तो मौजूद है। परी परी। नदीम खां का पूरा वजूद इस नाम से नहा गया और नहाने के मुंतजिर नदीम खां हम्माम में अकेले न रह जाएं, इसलिए रुकैया बेगम ने सैयद सिराज के वापस आने के 3 दिन पहले सारा सरंजाम कर दिया। 2 बीवियों के रहते उन्होंने परी और नदीम खां को मस्जिद में ले जाकर निकाह पढ़वा दिया, इस शर्त के साथ कि वे अपनी बेटी की विदा बड़ी धूमधाम से करेंगे। लेकिन अगली जुमेरात की शाम जब सैयद सिराज लौटेंगे धंधे की खुशखबरी के साथ, सारे हड़कम और सारे भूचाल के बावजूद नदीम साहब को उसी की शाम का इंतजार था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के 36वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए कथा, कहानी और उपन्यास। धन्यवाद। नमस्कार।